We all are well aware about the current geopolitical situation going on around the world, and here we are talking about what is happening around Iran. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के बहुत सारे डायमेंशंस ओपन हो चुके हैं। इसमें से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेट करता है, एंड दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ different dynasties and kingdoms in Persia from the ancient times to the present times. So let us break down right from the beginning, right? पहले किंगडम से लेकर के टू द प्रेजेंट टाइम्स कैसे धीरे धीरे करके पर्शिया में डिफरेंट किंगडम्स बने, एथनिसिटी चेंज हुई और डिफरेंट रिलीजन्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद द मीडियन किंगडम जो कि 7th सेंचुरी BCE में ईरान में यानी कि पर्शिया में इस्टेब्लिश हुआ. 7th सेंचुरी BCE से पहले वहाँ पर लोकल ट्राइब्स थी, बहुत सारी ट्राइब्स थी और ट्राइबल कॉन्फेडरेसी बनाई जाती थी या बना करके रखी गई थी. सिटी लॉर्डशिप्स या सिटी लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट था. इस तरीके से एक यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट नहीं था. 7th सेंचुरी BCE में हमारे पास, जैसे मैंने बताया, मीडियन किंगडम बना. मीडियन किंगडम ने पहली बार ईरान में यूनिफिकेशन करना शुरू किया और यूनिफिकेशन करते करते खुद को एक्सपैंड भी किया. मीडियन किंगडम ने जब खुद को एक्सपैंड किया तो असीरियन एम्पायर जो उस समय पर 7th सेंचुरी BCE में था उसको भी अब्जॉर्ब कर लिया या उसको धीरे धीरे उसके डिक्लाइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बाद में असीरियन एम्पायर भी पर्शिया के साथ इन्वॉल्व हो गया, मतलब इंक्लूड हो गया, उसमें अब्जॉर्ब कर लिया गया. उसके बाद मीडियन एम्पायर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वीक हुआ तो यहाँ पर आया एक्मेनियन एम्पायर. आप सब ने एक्मेनियन एम्पायर को मौर्य एम्पायर के पैरेलल अपनी हिस्ट्री बुक्स में, यूपीएससी में हिस्ट्री की जब आप पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पढ़ा होगा. ये वही एक्मेनियन एम्पायर है. एक्मेनियन एम्पायर जब 6th सेंचुरी BCE में बना तो ये पहला बड़ा एम्पायर बना ईरान का यानी कि पर्शिया का. ध्यान रखिए, मैंने पहले किंगडम बताया था, अभी एम्पायर, दोनों में डिफरेंस है. तो ये पहला बड़ा एम्पायर बना और इस एम्पायर ने फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, रॉयल रोड्स के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, राइट. ट्रेड रिलेशंस जो थे वो अपना बनाना शुरू किए. एक्मेनियन एम्पायर के अंडर ईरान में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ. अब कल्चरल डेवलपमेंट बोलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट बोलिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बोलिए. एक्मेनियन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ. अलेक्जेंडर द ग्रेट, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम इंडिया के रिलेशन में भी पढ़ते हैं तो अलेक्जेंडर ने अपनी जर्नी ग्रीस से शुरू की और पर्शियन एम्पायर को हराते हुए, डिफीट करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट तक पहुँचे. सो पर्शियन एम्पायर में यहाँ पर देखने को मिलता है दैट आफ्टर द एक्मेनियन एम्पायर देयर इज दिस हेलेनिस्टिक इंटरल्यूड. ये हेलेनिस्टिक इंटरल्यूड कहाँ से आया? अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद में उन्हीं के जो मिलिट्री गवर्नर्स थे, या हम कहें कि अलेक्जेंडर के जो सक्सेसर्स रहे, उन्होंने इस हेलेनिस्टिक एम्पायर को पर्शिया में इस्टेब्लिश किया और यहाँ पर अपने आप को या अपने डोमिनेशन को इस्टेब्लिश किया. लेकिन लोकल या बोल लीजिए कि जो नेटिव यहाँ के लोग थे, नेटिव्स थे, उनका काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिला. कुछ समय के बाद में हेलेनिस्टिक इंटरल्यूड का जो ये फेज़ आया था वो वीक होने लगा और धीरे धीरे देखते ही देखते यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ पार्थियन एम्पायर. ध्यान रखेंगे, हेलेनिस्टिक इंटरल्यूड जब आया तो यहाँ पर ग्रीक एलिमेंट ऑफ कल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया गया. इसके बाद आ गया पार्थियन एम्पायर. पार्थियन एम्पायर जो कि ईरान में दोबारा से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिफिकेशन करता है. 3rd सेंचुरी BCE से लेकर के 3rd सेंचुरी AD तक उसने खुद को यहाँ पर यूनिफाई करके इस किंगडम को रखा. पार्थियंस जो कि एक नोमैडिक लोग थे, ट्राइब थी, तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया. आपने इसे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा, जिसमें आप इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुशान्स को पढ़ते हैं. ये वही पार्थियंस हैं. पार्थियंस के डिक्लाइन के बाद हमें देखने को मिला राइज ऑफ अ न्यू एम्पायर इन ईरान और वो था सासानिड एम्पायर.
सासानिद एम्पायर आखिरी प्री इस्लामिक एम्पायर था पर्शिया का। पर्शिया ने कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल बहुत डेवलपमेंट किया और इसे इस समय का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता था। सासानिद एम्पायर के अंडर दोबारा से पर्शिया में पर्शियन कल्चर को, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एथनिसिटी की, उसे प्रमोट किया गया और साथ ही साथ ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन को स्टेट रिलीजन भी बनाया गया। 7th सेंचुरी एडी आते साथ ही अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ और 7th सेंचुरी एडी से लेकर के लगभग 10th सेंचुरी एडी तक हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया इस रीजन में, सेंट्रल एशिया में भी और वेस्ट एशिया में भी, जहाँ पर बहुत सारी कैलिफेट्स जैसे कि उमायद कैलिफत, अब्बासिद खलीफत यहाँ पर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइम पीरियड पर रही। अब हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं 11th एंड 12th सेंचुरी में, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एम्पायर यहाँ पे बना, वो था सेल्जुक एम्पायर, जो 12th सेंचुरी के एंड आते आते फिर डिक्लाइन होने लग गया। ये वही सेल्जुक एम्पायर है जिसके डिसइंटीग्रेशन के साथ ख्वारिज़्म एम्पायर बना और ये वही ख्वारिज़्मी एम्पायर है जहाँ के जो प्रिंस थे जलालुद्दीन मकबरनी, जिन्होंने चंगेज़ खान से, या हम यूँ कहें कि मंगोल से बचने के लिए दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से प्रोटेक्शन मांगी थी, एक शेल्टर मांगा था, जिसको कि इल्तुतमिश ने डिनाई कर दिया था। यूपीएससी पहले इस पर क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। सेल्जुक एम्पायर बना, सेल्जुक एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। सेल्जुक एम्पायर के बाद अब आपको ये भी समझना है कि क्योंकि हम सेल्जुक एम्पायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलीजन जो इंट्रोड्यूस हो चुका है वो हो चुका है आपके पास इस्लाम। कुछ समय के बाद, सेल्जुक एम्पायर के बाद, इस पूरे रीजन में मंगोल रूलर्स इस टेरिटरी को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस्लाम एज अ रिलीजन यहाँ पर ग्रो हो रहा है, लेकिन पर्शियन कल्चर जो है वो अभी भी यहाँ पर है। मंगोल्स के बाद में यहाँ पर तिमुरिड डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया तिमुर ने 14th एंड 15th सेंचुरी में। अब तिमुर क्योंकि इस रीजन को बिलोंग करते थे और यहाँ पर टर्किक और मंगोल दोनों ही एथनिसिटीज थी, तो यहाँ पर तिमुर डायनेस्टी इस्टेब्लिश होने के साथ टर्किक मंगोल जो आप कह सकते हैं डायनेस्टी, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और तिमुरिड को आप इस डायनेस्टी को अपनी प्रिपरेशन में भी आप रेफर करते होंगे। तिमुरिड के अंडर इस एरिया ने, इस रीजन ने दोबारा से बहुत डेवलपमेंट किया, सेंट्रलाइजेशन हुआ और इसके बाद तिमुरिड एम्पायर के डिक्लाइन के बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाती है साफाविद डायनेस्टी। अब साफाविद डायनेस्टी ने दोबारा से एक बहुत बड़े एम्पायर को यहाँ इस्टेब्लिश किया पर्शिया में, और ये उसी लेवल का एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था जैसे कभी एक्मेनिड एम्पायर ने अपने आप को पर्शिया में इस्टेब्लिश किया था। तो इसीलिए कई बार हम ये भी कह देते हैं कि ये सेकंड एम्पायर यहाँ पर बना था ऑफ द लेवल्स और ऑफ द साइज ऑफ एक्मेनियन एम्पायर। जैसे साफाविद डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, साफाविद डायनेस्टी इस्टेब्लिश होने के साथ ही पर्शियन कल्चर को तो पुश किया गया, लेकिन साथ ही साथ स्टेट का जो रिलीजन था वो शिया इस्लाम कर दिया गया। और ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी 16th 17th सेंचुरी के आसपास। साफाविद डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हमारे पास दो डायनेस्टी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पर्शिया में रही। एक थी अफशरिद डायनेस्टी और दूसरी थी ज़ैंड डायनेस्टी। अफशरिद डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जो कि नादिर शाह ने एस्टैब्लिश की थी, जिसको कि नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वही नादिर शाह है जिन्होंने इंडिया को रेड किया था और इंडिया से पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर को, डायमंड को कैप्चर करके ले गए थे। उसके बाद आती है काजर डायनेस्टी जो कि 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी की शुरुआत में आई। अब ये वो पीरियड था जब कॉलोनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड चल रहा था, तो काजर डायनेस्टी को भी कॉलोनाइजेशन के अंडर बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा ब्रिटेन से, और साथ ही साथ कुछ रशिया का भी प्रेशर यहाँ पर उस समय देखने को मिला। ये वही डायनेस्टी है जिसके समय पर ऑयल का डिस्कवरी हुआ पर्शिया में, राइट। अभी मैंने ईरान स्पेसिफिकली नहीं बोला है क्योंकि अभी हम देखेंगे पर्शिया से ईरान का नाम चेंज होता हुआ। तो ऑयल का डिस्कवरी काजर डायनेस्टी के अंडर 18th सेंचुरी के एंड 19th सेंचुरी के बिगनिंग में, या 19th सेंचुरी में हम कह सकते हैं, हो गया था। इसी समय पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी होना शुरू हुए और धीरे धीरे काजर डायनेस्टी के अंडर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बहुत सारा रेजिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। काजर डायनेस्टी के अंडर
पर्शिया जो एंशिएंट समय से बहुत सारा एरिया अपने साथ होल्ड करके चलता था, ब्रिटेन और रशिया के प्रेशर के अंदर उसने बहुत सारे टेरिटरीज लूज भी कर दी। काजा डायनेस्टी के बाद राइज हुआ ईरान में, या हम यूँ कहें पर्शिया में, पहलवी डायनेस्टी का, जो कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, 19th भी नहीं, हम 20th सेंचुरी कहेंगे, 20th सेंचुरी में पहलवी डायनेस्टी आती है। पहलवी डायनेस्टी जिसे कि एक मॉडर्न डायनेस्टी के तरीके से भी देखा जाता है, 1925 में इसने अपनी जर्नी की शुरुआत की। पहलवी डायनेस्टी के फाउंडर और उनके जो सन थे, तो पहलवी डायनेस्टी के फाउंडर शाह रज़ा और उनके बेटे जो थे मोहम्मद शाह रज़ा, उनके अंडर पर्शिया में मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, मॉडर्नाइजेशन मतलब इन जनरल हर एक फील्ड में मॉडर्नाइजेशन, इसका मतलब था इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एजुकेशन में डेवलपमेंट या एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट और सेकुलर रिफॉर्म्स करने की यहाँ पर बात की गई। और बहुत सारे रिलेशंस वेस्ट के साथ भी इस्टेब्लिश किए गए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता गया कुछ लोगों का, बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स लाइक इनइक्वालिटी, अथॉरिटेरियनिज्म एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न इंटरफेरेंस, आई वुड से। तो कुछ समय के बाद पहलवी डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ और 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, जिसको कि लीड किया था आयतुल्ला खामेनी ने, ईरान में एक थियोक्रेटिक, या ईरान को हम कहें कि एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह इस्टेब्लिश किया गया अंडर दी इस्लामिक क्लर्जी, जिसे कि आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। पर्शिया से ये नाम ईरान कब चेंज हुआ? पहलवी डायनेस्टी के अंडर, जब प्रॉपर तरीके से पर्शिया को ईरान जो था वो बोला गया। सो इस तरीके से एंशंट टाइम्स से प्रेजेंट टाइम्स में ईरान की एथनिसिटी, ज़ोरोएस्ट्रियन कल्चर और इस्लाम समय समय पर चेंज होते रहे। डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने राइज़ किया, डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने फॉल किया, राइज़ किया, और धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों ने ईरान के कल्चर, ईरान की पॉलिटिकल सेटिंग, इकोनॉमिक सेटिंग को डेवलप किया। सो आई होप आपको ये शॉर्ट डिस्कशन में ये जो एवोल्यूशन है पर्शियन एम्पायर का फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स समझ में आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो if you have any doubts about this topic. Thank you.